जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का GCCP यूट्यूब चैनल पे। आज का यह रीजनिंग का वीडियो जो आप सभी DLED या BEd सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन लेना चाहते हैं उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं वही का सारा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुनें। यह जो प्रश्न दिया गया है और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके स्थान पे कौन सा शब्द होगा। ये विकल्प में दिया हुआ है, इनमें से कोई एक सही होगा। कि पत्रिका संपादक तो चलचित्र का किससे संबंध है। से पत्रिका का संबंध यदि संपादक से है तो चलचित्र का संबंध किससे होगा। ऑप्शन ए में है कलाकार, ऑप्शन बी में है निर्माता, ऑप्शन सी में है निर्देशक और ऑप्शन डी में है कैमरा। जैसे पत्रिका का जो है संपादक करता है तो चलचित्र का निर्देशन कौन करता है, तो निर्देशक करता है। चलचित्र यानी फिल्म सब का निर्देशक कौन करता है, तो निर्देशक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे एक परिस्थिति दी गई है, उसके साथ एक प्रश्न भी दिया गया है। एक परिस्थिति दी गई है और उसके साथ एक प्रश्न दिया गया है। परिस्थिति के आलोक में दिए गए विकल्प में से सही का चुनाव करना है। जो परिस्थिति दिया हुआ है उसी के आलोक में, उसी के संदर्भ में सही विकल्प का चुनाव करना है। आइए तो परिस्थिति क्या कहता है। परिस्थिति कह रहा है, आपका दोस्त नशीली वस्तुओं का सेवन करता है। क्या कह रहा है कि आपका दोस्त नशीली वस्तुओं का सेवन करता है और आपको भी करने के लिए दबाव डाल रहा है, तो आप क्या करेंगे। क्वेश्चन का कहना है कि आपका कोई दोस्त है जो नशीली वस्तुओं का सेवन करता है। नशीली वस्तु करने का मतलब है सिगरेट, बीड़ी, गांजा, तंबाकू वगैरह वगैरह जो भी हो, उसका वह सेवन करता है और वह आप पे भी दबाव डालता है, तो आप इस परिस्थिति में क्या करेंगे। आइए देखते हैं ऑप्शन ए क्या कह रहा है। ऑप्शन के हिसाब से होगा इसका आंसर। कह रहा है कि आप तभी सेवन करेंगे जब वह करेगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि आप तभी सेवन करेंगे जब वह करेगा। आइए ऑप्शन बी को पढ़ते हैं। आप उसको मना कर देंगे। ऑप्शन बी कह रहा है कि आप उसको क्या करेंगे, मना कर देंगे। ऑप्शन सी कह रहा है कि आप उसकी परिस्थिति में ही धूम्रपान करेंगे। कह रहा है कि आप जब वह उपस्थित रहेगा तो उसी समय आप धूम्रपान करेंगे। ऑप्शन सी कह रहा है। और ऑप्शन डी में है कि आप उसको मना कर देंगे और कहेंगे कि आपको दमा का शिकायत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप उसको मना कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये इसीलिए नहीं होगा कि सेवन करेंगे, सेवन तो कभी नहीं करना है। ठीक, अपनी परिस्थिति के अनुसार से निर्णय लेना है। आपको उसकी उपस्थिति में धूम्रपान करना नहीं तो उपस्थिति क्या, और दमा इसका कोई बात ही नहीं है। सीधा मना कर देना है कि हमको सेवन करना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन क्या है, दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है कि आप यदि आपके सामने ऐसी परिस्थिति आते हैं तो आप क्या करेंगे, आप क्या निर्णय लेंगे। यह दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ठीक, जो रीजनिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या है। आगे दिया हुआ है कि नीचे दिए प्रश्न में एक कथन और एक कारण दिया गया है। यह जो कथन कारण वाला प्रश्न है, देखते हैं कथन क्या कह रहा है। कथन कह रहा है कि प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है। कथन कह रहा है कि प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है।
कारण है इसका, यदि प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है तो किस कारण से जल्दी पकता है। तो कारण दिया हुआ है कि दाब बढ़ने से जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। कारण तो सही कह रहा है कि यदि दाब बढ़ता है तो जल का क्या होता है, क्वथनांक भी बढ़ जाता है। इसका मतलब कि कथन जो कारण का सही व्याख्या कर रहा है। आइए ऑप्शन में क्या कह रहा है देखते हैं। ऑप्शन पहला ऑप्शन है, यदि कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की उचित व्याख्या कर रहा है, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। देखिए व्याख्या कर रहा है कैसे। क्वेश्चन में कहा है कि प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है। यदि प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है तो क्यों पकता है। तो क्यों पकता है कि इसीलिए पकता है कि दाब बढ़ने से जल का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। यही उसका क्या है, कारण है, व्याख्या कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रमेश का जन्म उसके पिता की शादी से 2 साल बाद हुआ। क्या कह रहा है कि रमेश नाम का कोई आदमी है, रमेश का जो जन्म हुआ है तो उसके पिता की शादी से 2 साल बाद हुआ है। ठीक, आगे में क्या कह रहा है, उसकी माँ उसके पिता से 5 वर्ष छोटी है। उसकी माँ जो है, रमेश का माँ, तो उसके पिता से 5 वर्ष छोटी है, लेकिन रमेश से 20 वर्ष बड़ा है, जो कि 10 वर्ष का है। यानी जो कि किसके लिए आया, रमेश के लिए आया। रमेश है कितना वर्ष का, 10 वर्ष का है। तो पिता की शादी किस उम्र में हुई थी, पिता की शादी किस उम्र में हुई ये पूछ रहा है। अभी जो है रमेश 10 वर्ष का है और रमेश से क्या है, से रमेश को आर मान लेते हैं। तो रमेश का उम्र वर्तमान में अभी कितना है, 10 वर्ष है। और उसके पिता यानी फादर का उम्र कितना हो जाएगा, तो वर्तमान में इसका 10 वर्ष है और रमेश के पिता उससे क्या है, 20 वर्ष बड़े हैं। नहीं, उसकी माँ दिया हुआ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, उसकी माँ उसके पिता से 5 वर्ष छोटी है, लेकिन रमेश से 20 वर्ष बड़ी है। यह जो है उसकी माँ है, किससे, तो रमेश से 20 वर्ष बड़ी, माँ के लिए आया है यह। यहाँ क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। रमेश का जन्म उसके पिता की शादी के 2 साल बाद हुआ। ठीक, उसकी माँ उसके पिता से 5 वर्ष छोटी है। रमेश का माँ जो है उसके पिता से 5 वर्ष छोटी है, लेकिन रमेश से 20 वर्ष बड़ी है। उसकी माँ उसके पिता से 5 वर्ष छोटा और रमेश से क्या है, 20 वर्ष बड़ा है। और रमेश का उम्र दिया हुआ कितना, 10 साल। तो उसकी माँ कितनी हो गई, तो रमेश हो गया 10 साल का, रमेश कितने के, तो 10 साल के। और उसकी मदर होगी कितना, तो 10 साल ये और उससे 20 वर्ष बड़ा है, हो जाएगा कितना, तो 30 वर्ष का। ठीक, कोई दिक्कत। आइए, तो उसका पिता कितना हो जाएगा, उसका फादर हो जाएगा 35 वर्ष का। चूँकि क्या है 30 वर्ष माँ की उम्र है, तो माँ से 5 वर्ष बड़ा है उसका पिता, तो उसका पिता कितना हो जाएगा, 35 वर्ष का। आइए, अब 35 वर्ष का हो गया उसके पिता। बोल रहा है कि पिता की शादी की उम्र क्या थी। ठीक, यदि पिता का उम्र हो गया वर्तमान में कितना, 35 साल, और बोल रहा है कि शादी की उम्र के समय, जिस समय इसकी शादी हुई थी उस समय उसका उम्र क्या था। तो अब यहाँ आइए कि रमेश का उम्र जो है, रमेश का जो उम्र है 10 वर्ष वर्तमान में, और यह उसके शादी से 2 वर्ष बाद पैदा हुआ है, तो 10 × 2 12 वर्ष हो गया। यदि 12 वर्ष इसमें से घटा ले तो वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 3 2, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काहे होगा, 12 कैसे घटाए समझे, कि 10 वर्ष उसका उम्र है अभी और 2 वर्ष बाद वह पैदा होता है। तो 2 वर्ष शादी के 2 वर्ष बाद हुआ पैदा हो, तो 10 वर्ष अभी उम्र है, 2 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष हो गया टोटल उम्र। और टोटल उम्र 12 वर्ष हुआ, तो शादी के समय उम्र पूछ रहा है, तो 12 उसमें से जितना उसके पिता का उम्र है उससे 12 वर्ष पहले उसका क्या है, तो शादी हुई, तो उसमें से घटा दिया 12 वर्ष। ठीक, तो हो गया 23 वर्ष इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि
यदि ए पहला पद और आर सामान्य अनुपात है तो जीपी का nवां पद है। यह तो मैथ का सवाल है लेकिन रीजनिंग में यही पूछ दिया है। तो यह क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है a इंटू आर के पावर n माइनस 1। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीपी जो एक होता है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेस, ये है जीपी जो गुणोत्तर श्रेणी होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए पहला पद हो और आर समान अनुपात हो, समांतर या रेशियो हो, तो इसका फॉर्मूला होता है ए इंटू आर के पावर n माइनस 1, nवां पद बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कह रहा है, यदि किसी भाषा में SARITA को TAU लिखा जाए तो उसी भाषा में DHIRAJ को क्या लिखेंगे। ठीक, यह दिया हुआ कोडिंग डिकोडिंग का यह सवाल है। SARITA देखिए क्या क्या है इसमें, एस है, एस का मान, एस का स्थान कितना होता है 19, 19 से 1 बढ़ाया है 20 हो गया है। फिर ए का ए, लेकिन यहाँ तो 6 है, यहाँ क्या है 3 ही है। यह ट्रिक नहीं है, इसमें कोई दूसरा लॉजिक लगाया है। आइए देखते हैं क्या लगाया है। एस का क्या है मान 19 मानिए, और ए का कितना है 1, 19 1 20 हो गया। 20 के बदला यहाँ टी लिखा है। ठीक है, अब देखिए आर का मान 18, आई का मान 9, ये दोनों को जोड़ करके आर और आई 18 9 हो गया 27, 27 तो 26 1 27 ए लिखा है। ठीक है, उसके बाद 20 1 21, टी का मान 20 और एक का मान ए का मान 1, 20 1 21 का मान यू लिखा है। देखिए यहाँ क्या क्या है कि SARITA में 6 अक्षर को प्रथम 2 को जोड़ा है, फिर मिड वाला 2 को जोड़ा है, फिर अंतिम वाला 2 को जोड़ करके उसके स्थानीय मान को जोड़ा है, प्लेस वैल्यू को जोड़ करके, और यहाँ जो है लिखा है। तो सेम यहाँ भी करेंगे। पहला 2 है DH को जोड़ेंगे तो D का मान 4 और S का मान 8, 8 4 12, 12 करने का मतलब क्या होगा L हो जाएगा। आइए बीच वाला 2 को जोड़ेंगे, I और R का मान कितना हो गया, I 9 और R 18, 18 9 27, 27 26 तक जेड है, जेड के बाद फिर आएंगे ए पे, 27 से 28 तो मतलब ए हो गया, ए हो जाएगा LA। आगे आइए ए और जे है, ए का मान 1 और जे का मान 10, 10 1 11, 11 के बदला में क्या लिखा है तो के, LAK क्या है ऑप्शन में LAK, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी कथन और अनुमान वाला है। आइए पढ़ते हैं कथन क्या है और अनुमान क्या कह रहा है। कथन कह रहा है कि विधायक ने अपने सचिव को कहा कि हर शहर में एक इको पार्क होना चाहिए। विधायक जो है अपने सचिव से कह रहा है कि हर एक शहर में एक इको पार्क होना चाहिए। आइए इसका अनुमान क्या लगाया जाए। अनुमान है कि इको पार्क हरियाली को बढ़ाता है। ये तो सही है कि इको पार्क जो है क्या करते हैं, हरियाली को बढ़ाता है। दूसरा है अनुमान, इको पार्क वायु प्रदूषण को कम करने में सहायक होता है। ये भी सही है। पहला अनुमान और दूसरा अनुमान दोनों सही है। इको पार्क हरियाली को बढ़ाता है, यह भी बात सही है। और दूसरा है कि इको पार्क वायु प्रदूषण को कम करता है। यदि हरियाली बढ़ेगी तो वायु प्रदूषण क्या होगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इसीलिए 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ए और 2 दोनों निहित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन डायरेक्शन से है कि मोहन अपने घर के दक्षिण में 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 10 मीटर चला। उसके बाद उत्तर में मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब वो अपने घर से किस दिशा में है। आइए इसको बनाते हैं। क्या कहा कि मोहन अपने घर से दक्षिण 40 मीटर चला है। मानिए कि यहाँ इसका क्या है, घर है, और यहाँ से यहाँ दक्षिण तो नीचे हो जाएगा, कितना चला है तो 40 मीटर चला है, 40 लिख दिए। उसके बाद क्या कह रहा है कि
चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ने का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में इधर मुड़ा देंगे, बाएं हो जाएगा। 10 मीटर चला। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, उसके बाद उत्तर में मुड़कर 20 मीटर चला। उत्तर ऊपर हो गया, ऊपर कितना चला है तो 20 मीटर चला है। अब कह रहा है कि अब वह अपने घर से किस दिशा में है। घर उसका यहाँ था, यहाँ से पूछ रहा है इसका दिशा क्या है। अब देखिए हम जानते हैं कि इधर हो गया पूरब, नीचे हो गया दक्षिण। ये क्या होगा, पूरब दक्षिण, पूर्व दक्षिण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व और दक्षिण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आकृति से है। कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग मौजूद हैं। जो आकृति दिया हुआ है बोल रहा है कि इसमें कितने वर्ग हैं। आइए वर्ग को काउंट करते हैं। पहले सब छोटका वर्ग को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। आइए बड़ा वाला को देखते हैं। पहले ऐसे काउंट कर लेते हैं, उसके बाद इसका एक ट्रिक होता है, ट्रिक से भी कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते, दोनों माध्यम से। इसका बेसिक यही है, पहले काउंट कर ले। आइए दूसरा कलर लेते हैं। एक ये हो गया, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 1 8 1 9, ठीक। ये होगा कितना, 9 गो। फिर आइए अब एक ये हो जाएगा, ये पूरा एक यहाँ से ये 2 हो गया, ये 2 के बाद एक यहाँ से ये 3 के बाद एक यहाँ से 4, एक ये पूरा वाला 4 1 5, तो 5 5 10 9 19 हुआ। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, 19 नंबर के 19 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए अब इसको ट्रिक से कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। यदि दिया है वर्ग में जितने रो है और उतने कॉलम दिया है, देखिए जैसे 1 2 ये 3 है, इधर से भी काउंट करते हैं तो 1 2 और 3 है। इसमें क्या करते हैं, इसको नंबरिंग कर लेते हैं। ये हो गया 1 ये 2 ये 3, और सब पे वर्क कर देते हैं। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 हो गया, और 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 हो गया। तो 9 4 13 1 14 हो गया टोटल ये। 14 हुआ। ये बीच में छोटका वाला को तो काउंट नहीं किए हैं, छोटा वाला 5 गो है, 1 2 3 4 5, 14 5 19। आशा करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए तो फिर कथन निष्कर्ष वाला एक क्वेश्चन फिर है, कथन और तर्क वाला है। बिहार डीएलएड हो या फिर बिहार बीएड में, पहले तो बिहार डीएलएड में 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो उसमें लगभग 5 से 7 प्रश्न जो है, जो आप यहाँ आपको दिखा भी देंगे कि 5 से 7 प्रश्न जो है सिर्फ कथन निष्कर्ष, कथन कार्यवाही उसी सब से था, वही 4-5 टॉपिक से। अब उससे 10 नंबर रीजनिंग से 10 नंबर पूछेगा। इसमें भी समझिए कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको कथन निष्कर्ष, कथन कार्यवाही, सेलोलिज्म यहीं से देखने को मिलेगा। इसीलिए इन सभी टॉपिक को आप ज़्यादा से ज़्यादा कमांड कर लें। और बिहार बीएड में भी कम से कम 25 क्वेश्चन में तो 3-4 क्वेश्चन तो एनी हाउ देखने के लिए इस टॉपिक से मिलेंगे ही, इन 4 टॉपिक से ही। आइए तो देखते हैं कथन निष्कर्ष का यह क्वेश्चन। कथन क्या कह रहा है कि क्या भारत के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए दाखिले का एक समान मापदंड होना चाहिए। बोल रहा है कि क्या भारत के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज का में जो दाखिला होते हैं उसका एक समान मापदंड होना चाहिए। आइए तर्क क्या कह रहा है, तर्क देखते हैं। पहला तर्क है कि हाँ, इससे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल हुए छात्र की गुणवत्ता सुनिश्चित हो जाएगी। मापदंड एक समान रहने से गुणवत्ता सुनिश्चित होगा, इसका कौन गारंटी लेता है। तो पहला तो गलत हो जाएगा, पहला तर्क। दूसरा तर्क है नहीं, यह संभव नहीं है, यह भी गलत है, इसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। इसका मतलब न तो 1 न ही 2 तर्क सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्णमाला में अक्षर डी एवं एन के मध्य में स्थित अक्षर के दाईं और दूसरा अक्षर कौन सा होगा। आइए पहले डी से लेकर के एन तक लिख लेते हैं वर्णमाला। डी ई एफ जी
HIJKLM और N। आइए इसके मध्य में अब कौन है, क्या कह रहा है कि D एवं N के मध्य स्थित, D एवं N के मध्य में कौन है, पहले काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुआ है, तो पाँचवा इसका मिड में होगा, तो 3 इधर छोड़ देते हैं, 2 इधर, फिर इधर 3 इधर 2 इधर 5, आई हो गया इसका बीच में, मिड में हो गया। अब क्या कर रहा है, मध्य में स्थित अक्षर के दाईं और दूसरा, दाईं और इधर ही ना हुआ, दाईं और इधर, अब बाईं और पूछे तो इधर हो जाएगा, दाईं और दूसरा कौन होगा, के हो जाएगा, इसका दूसरा अक्षर कौन है, के हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हो ब्लड रिलेशन से। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, कह रहा है कि सी माता है ए और बी की, सी जो है माता है ए और बी का, डी पति है बी का, डी जो है पति है बी का, तो सी कौन है डी की, पूछ रहा है कि सी के बारे में, सी कौन है डी की। आइए इसका फिगर जो है ड्रॉ करते हैं। चलिए क्या कहा, सी माता है ए एवं बी की, तो सी को ऊपर में लिख देते हैं पहले, और नीचे में बना देंगे ए और बी। ए और बी का माता है, इसका मतलब ए और बी क्या है, भाई बहन, या तो फिर दोनों बहनें होंगे, या तो फिर ए और बी भाई होंगे, या भाई बहन होंगे, अभी तो क्लियर नहीं कहा है, तो ए और बी यहाँ कोमा दे करके लिख लेते हैं, ए कोमा बी हो गया, ठीक। अब आइए क्या कह रहा है, यदि डी पति है बी का, डी जो है पति का, बी है, डी पति है किसका, तो बी का, इसका मतलब है कि बी और डी क्या है, पति पत्नी है। तो बताए थे पति पत्नी के लिए क्या करेंगे, ऐसे वाला चिन्ह रखेंगे यहाँ डी, और डी के बारे में बोला पति है, तो पति तो हो जाएगा प्लस, तो इसका मतलब बी क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ठीक। ये हो गया बी स्त्री है और डी हो गया पुरुष। बताए थे ना, पुरुष को जो है प्लस से डिनोट करते हैं और महिला को माइनस से, और जो दिया रे एक पीढ़ी ऊपर लिखते हैं, जैसे बोला कि माता यहाँ है, और फिर माता का माता बोलता तो इससे एक पीढ़ी ऊपर जाते हैं, जो भी रहता, तो हमेशा एक पीढ़ी को ऊपर लिखेंगे और उसके नीचे वाला को नीचे लिखेंगे, ठीक। और कोमा से भाई बहन को डिनोट करते हैं। अब आइए आगे क्या कह रहा है कि बी का है, क्या कहा, डी पति है बी का, तो सी कौन है डी की, डी का जो है सी कौन है, यह बताया तो सी माता है, इसका मतलब सी तो माता होगी, तो डी का पत्नी हो गया बी, और पत्नी की माता क्या हो जाएगा, सास, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर है कथन और तर्क वाला। अभी बताए ना, तो कथन और तर्क से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं रीजनिंग के। आइए कथन और तर्क में क्या है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आइए देखते हैं। पहले कथन पढ़ते हैं। कथन क्या कह रहा है कि क्या भारत में पानी का निजीकरण करना चाहिए। कथन कह रहा है कि क्या भारत में पानी का निजीकरण करना चाहिए। आइए अब तर्क क्या कह रहा है। पहला तर्क है कि हाँ, निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक कुशल है, जिससे जल वितरण में सुधार होगा। ये तो सीधा सीधी गलत कह रहा है। क्या कह रहा है कि हाँ, निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक कुशल है। सार्वजनिक क्षेत्र करने का मतलब सरकारी। यह क्या जरूरी है कि जो प्राइवेट हो जाता है वह जो है अच्छा से काम करता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक। इसलिए यह गलत हो जाएगा। ऐसे ढेर सारे जो प्राइवेट चीज़ हैं जो अच्छे से काम नहीं करते हैं। आइए दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, निजीकरण से जल लाभ केंद्रित होगा, जिससे पानी की लागत बढ़ेगी। हर कोई ऊंचे दाम पर पानी खरीदने में सक्षम नहीं होगा। यह तो सही कह रहा है कि हाँ, यदि निजीकरण करेगा तो क्या होगा, जल लाभ जो है केंद्रित हो जाएगा, जिससे पानी की लागत बढ़ेगी और हर कोई ऊंचे दाम पे पानी खरीदने में सक्षम नहीं होगा। नहीं, ये तो पहले एक बार फिर तर्क को पढ़ते हैं। तर्क क्या कहा, क्या भारत में पानी का निजीकरण होना चाहिए। यह तर्क कह रहा है कि क्या भारत में पानी का
निजीकरण होना चाहिए। इसका तर्क दिया हुआ है, कथन कह रहा है, तर्क दिया हुआ है हाँ, निजीकरण क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक कुशल है, जिससे जल वितरण में सुधार होगा। और दूसरा क्या कह रहा है, पहला तो गलत हो जाएगा, बोला कि हाँ निजीकरण क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक कुशल है, यह सरासर गलत है। आइए दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि नहीं, निजीकरण से जल लाभ केंद्रित होगा, जिससे पानी की लागत बढ़ेगी, हर कोई ऊंचे दाम पर पानी खरीद सकने में सक्षम नहीं होगा। दूसरा क्या है इसका, राइट है, सही कह रहा है कि यदि पानी का निजीकरण हो जाएगा तो हर कोई क्या करेगा, पानी खरीदने में सक्षम नहीं होगा। जो कोई अपना लाभ चाहेगा, यदि प्राइवेट हो जाता है तो आदमी अधिक से अधिक मुनाफा चाहता है, ऊंचे दाम पे पानी को बेचेगा, तो क्या होगा कि आम आदमी तक पहुंचने में बहुत किल्लत होगा। इसलिए बोल रहा है कि नहीं, यह क्या है, राइट है, दूसरा सही है, पहला गलत दूसरा सही। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हुआ कि विषम को चुनिए। पहला है कि शैम्पू, दूसरा है पाउडर, तीसरा है बालों का तेल और चौथा है सौंदर्य प्रसाधन। आइए लग रहा है ना, शैम्पू पाउडर और बालों का तेल एक समान है और सौंदर्य प्रसाधन जो है यह अलग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। देखिए शैम्पू क्या करता है कि बाल के सौंदर्यता को बढ़ाता है, पाउडर क्या करता है चेहरे की सुंदरता को बढ़ाता है, अब बालों का तेल तो बालों की सुंदरता को बढ़ाता है। नहीं तो सौंदर्यता से संबंधित है ये सभी तीनों क्या एक समान है। और डी क्या है, सौंदर्यता है, सौंदर्य प्रसाधन है ये सभी, यही इसीलिए ये क्या होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये तीनों से अलग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सीरीज वाला है, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या आएगी। यहाँ बोल रहा है कौन संख्या आएगी, यहाँ 2 से 4 हो गया है, 4 से 6 हो गया, 6 से 8, 8 से 10 हो गया है, 2 बढ़ रहा है, 2 से 4 में 2 बढ़ा, फिर 4 से 6 हुआ 2 बढ़ा है, फिर 6 से 8 हुआ है तो 2 बढ़ा है, और 8 से 10 हुआ है तो 2 बढ़ा है, तो 10 से 2 बढ़ाएंगे 10 2 12 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए कथन निष्कर्ष का ही सवाल है। कोई दावा कर रहा है कि सचिन तुम्हारी बहन सगाई की अंगूठी के बारे में क्या सोचती है। कोई आदमी सचिन से कह रहा है कि सचिन तुम्हारी बहन सगाई की अंगूठी के बारे में क्या सोचती है जो मैंने उसे दी थी। सचिन से कह रहा है कोई आदमी जो अंगूठी दिया है, बोल रहा है कि तुम्हारी बहन सगाई की अंगूठी के बारे में क्या सोचती है जो मैंने उसे दी थी। इसका मतलब है कि सचिन का बहन ही होगा या बहन ही हुआ, सगाई में जो दिया होगा। आइए कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है वह कहती है कि दूसरी दो जो महंगी है। कथन कह रहा है वह कहती है कि दूसरी दो जो महंगी है, यह तो गलत हो जाएगा। कहा है कि उसके बहन के सोचने के बारे में कहा गया है कि सचिन एक दावा है कि सचिन से पूछ रहा है कि तुम्हारी बहन सगाई की अंगूठी के बारे में क्या सोचती है जो मैंने उसे दी थी। तो कथन कह रहा है वह कहती है कि दूसरी दो जो महंगी है, यह तो गलत हो जाएगा। कहे को तो डायरेक्ट कह नहीं रही है, ये सोचने के बारे में इससे सचिन से पूछ रहा है, सचिन अपना तर्क देगा, ठीक, इसीलिए गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा क्या कर रहा है, वह कहती है कि पुलिस इसे जल्द ही ढूंढ लेगी। या तो पुलिस का कोई चर्चा ही नहीं, इसका मतलब दूसरा गलत है, क्योंकि सगाई का अंगूठी है तो पुलिस क्या ढूंढेगा, कोई चोरी का थोड़ी ना है। चलिए दूसरा गलत, पहला भी गलत, ना तो एक ना ही दो सही है। इसका नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 46 नंबर। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आपको दिए गए दोनों कथन को सत्य मानना है। जो कथन दिया गया है उसको सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। कहने का मतलब ये है कि यह वास्तविक जीवन में सत्य नहीं हो, लेकिन यह कथन जो दिया हुआ है इसको अभी आपको सत्य मान के चलना है, ठीक। निष्कर्ष को पढ़े और फिर
तय करें कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष समान रूप से ज्ञात तथ्यों की अवहेलना करते हैं और दिए गए दोनों कथनों का तार्किक रूप से अनुमान करता है, और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। आइए सिलोजिज्म का यह प्रश्न है, इसको बनाते हैं। कथन दिया हुआ है कि कुछ मूर्ख बुद्धिमान है। पहले एक बना लेते हैं मूर्ख का, ठीक, ये हो गया मूर्ख। बोल रहा है कि कुछ मूर्ख जो है वह क्या है, बुद्धिमान है। मूर्ख का ही कुछ भाग क्या था, तो बुद्धिमान था, ठीक। आगे देखिए दूसरा, कुछ बुद्धिमान महान है। कुछ जो बुद्धिमान है वो क्या है, तो महान है। बुद्धिमान का कुछ भाग को महान बना देंगे, ठीक। आइए अब ऑप्शन में, निष्कर्ष में आइए। निष्कर्ष क्या कह रहा, पहला निष्कर्ष है कि कुछ मूर्ख महान है। इससे पहले भी हम बताए हैं, जो डायग्राम बनाए हैं, जो डायग्राम में दिखेगा उसी को हमको सत्य मानना है, जो डायग्राम में नहीं दिखेगा उसको सत्य नहीं मानना है, ठीक। ए में है कि कुछ मूर्ख महान है। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ मूर्ख महान है। आइए देखिए, मूर्ख और महान का कोई रिलेशन दिख रहा है, यहाँ मूर्ख है यहाँ महान है, कहीं ओवरलैप है, नहीं न है। रिलेशन कहने का मतलब कि दोनों का जो घेरा बनाए हैं कहीं न कहीं ओवरलैप करना चाहिए। तो ये क्या होगा, ये पहला गलत हो जाएगा, ओवरलैप नहीं कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि सभी महान बुद्धिमान है। जितने भी महान है, क्या सभी महान बुद्धिमान दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कुछ ही दिख रहा है, कुछ भाग। यदि कुछ कहता कि कुछ बुद्धिमान महान है तो यह सही होता, लेकिन कह रहा है कि सभी महान बुद्धिमान है, तो यह गलत हो जाएगा। दूसरा भी, पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। समझे कैसे हुआ? आइए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। पहला निष्कर्ष है कि कुछ मूर्ख महान है। यहाँ मूर्ख है और यहाँ महान है। दोनों के जो आलेख जो दोनों का बनाए हैं, वेन डायग्राम जो बनाए हैं, दोनों में कोई किसी से रिलेशन नहीं दिख रहा है, कहीं भी टच नहीं करता है, इसीलिए इसका कोई आंसर नहीं, इसका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि सभी महान बुद्धिमान है। सभी महान, यह महान है और यह क्या है, बुद्धिमान वाला है। सभी बुद्धिमान महान दिख रहा है, नहीं नहीं। यदि यह रहता प्रश्न में कि कुछ महान बुद्धिमान है या फिर कुछ बुद्धिमान महान है, तो यह सही होता, लेकिन सभी जो यहाँ दे दिया है तो सभी क्या है, गलत हो जाएगा। दूसरा भी गलत, पहला गलत और दूसरा गलत, दोनों गलत। राइट आंसर क्या है, ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखिए, फिर श्रृंखला वाला ही सवाल है। 748 को 737 लिखा है, फिर 715, 682, 638, उसके बाद क्या होगा? लग रहा है श्रृंखला में कुछ कुछ घट रहा है। आइए तो क्या घटाया है देखते हैं। 748 से लिखा है 737, कितना घटा है? 1 3 4 में 3 1, 11 घटा है, 11 माइनस किया है, ठीक। फिर यहाँ से क्या है, 37 से कितना कर दिया है, 15 कर दिया है। यहाँ देखते हैं कितना माइनस किया है, यहाँ 22 का माइनस किया है। आप देखिए फिर 715 से 682 किया, यहाँ कितना का माइनस किया है, तो 5 में जो गया 3, यहाँ 3, 1 दें 11 8, यहाँ 3, 33 का यहाँ माइनस हुआ है। अब यहाँ देखते हैं 82 से 38 आ गया है, कितना का माइनस किया है, 12 8 से 44 का माइनस किया है, ठीक। तो यहाँ देख रहे हैं पहला में 11, फिर दूसरा में 11 दूना 22, फिर तीसरा में 33, 11 11 बढ़ रहा है, फिर चौथा में 44, तो पाँचवा क्या होगा, 11 5 55। इसमें 55 माइनस करके लिखना है। तो 638 में से 55 यदि माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 8 में से 5 जाएगा 3, 1 दाएँ 13, 13 में से 5 जाएगा तो 8, यहाँ बच गया 5, हो जाएगा 583। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए घट के क्या बचेगा, 583 खाली स्थान पे आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक प्रश्न दिया हुआ है, इसको पढ़िए ध्यानपूर्वक। क्या कह रहा है कि प्रश्न के निर्देश दिए गए हैं, ठीक। यह निर्देश में क्या कह रहा है, यह कार्रवाई के उपयुक्त पाठ्यक्रम के साथ उन शर्तों को चिन्हित करना आवश्यक है जो किसी दिए गए उम्मीदवार को पूरी तरह से संगठन में प्रबंधन IT पद के लिए आवेदन करने के लिए कई पात्रता मापदंड निम्न दिए गए, कुछ शर्त दिए गए। यह जो निर्देश दिया गया, क्या कराइए, यह जो दिया गया है निर्देश, इसमें से कोई एक या फिर एक से अधिक जो पालन करेगा उसके लिए उम्मीदवार योग्य उम्मीदवार होगा। आइए पहला पढ़ते, पहला क्या है,
पहला है कि उम्मीदवार को कम से कम 2 साल के लिए कार्य अनुभव के साथ कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर मतलब पीजी होना चाहिए। बोल रहा है कि कंप्यूटर विज्ञान में 2 साल का कार्य अनुभव भी हो उम्मीदवार को, और सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर या फिर सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर हो मतलब पीजी हो। ठीक, आगे बढ़िए। दूसरा हम क्या कह रहे हैं, उम्मीदवार को गणित या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर होना चाहिए और कंप्यूटर विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी में एक स्नातकोत्तर डिप्लोमा में कम से कम 1 होना चाहिए। ये तीसरा क्या कह रहा है कि उम्मीदवार को कम से कम 6 साल के कार्य अनुभव के साथ कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में विशेष ज्ञाता वाला इंजीनियर होना चाहिए। ठीक, चौथा ये क्या कह रहा है, उम्मीदवार को एक विषय के रूप में गणित के साथ साथ स्नातक होना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री धारक होना चाहिए और कम से कम 3 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। चौथा में कहा उम्मीदवार जो है गणित में स्नातक होना चाहिए, ठीक, और कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री होना चाहिए और कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए। इतना चीज़ होगा तो फिर उसका चुनाव किया जाएगा। पांचवा कह रहा है उम्मीदवार को कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में स्नातकोत्तर इंजीनियरिंग होना चाहिए, मतलब इंजीनियरिंग में उसका पीजी होना चाहिए। अब यह प्रश्न है, अब प्रश्न के तहत इसके किसके साथ इसको योग चुना जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि मिति पांडे ने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन पूरा किया है, वहाँ तो था पीजी की बात, यहाँ ग्रेजुएशन है, ये भी नहीं हुआ। उन्हें कंप्यूटर में मास्टर डिग्री भी हासिल है, मास्टर डिग्री वह पिछले 7 साल से काम कर रही है। ऐसा ऊपर में कोई था, किसी में पढ़े हैं जो ऐसा होना चाहिए? नहीं था, सिर्फ एक मिल रहा है कि पिछले 7 साल, वहाँ 6 साल का था 7 साल, लेकिन कोई एक तो होना चाहिए। कह रहा है कि केवल 2 के तहत योग है, केवल 3 और 4 के साथ किसी के तहत नहीं, वह पात्र ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए ध्यान से। कह रहा है कि एक कार्यालय में 20 लोग काम कर रहे हैं। कोई एक कार्यालय है जिसमें क्या कर रहे हैं, तो 20 लोग काम कर रहे हैं। 5 का पहला समूह है, 5-5 करके जो है समूह में काम करते हैं। ठीक, चलिए ऊपर चलते हैं। एक कह रहा है कि सुबह 8 बजे से 2 बजे तक एक काम किया, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक, ठीक, पहला बैच। उसके बाद फिर 10 का दूसरा समूह है, पहला का 5 समूह, दूसरा का 10 का समूह है, जो 10 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच काम करता है। और 5 का तीसरा समूह, फिर जो 5 आदमी मिल करके 12 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में काम करता है। तो बोल रहा है कि कार्यालय में 3 कंप्यूटर है। कार्यालय में कितने कंप्यूटर हैं? कार्यालय में 3 कंप्यूटर हैं जिनका सभी कर्मचारी अक्सर उपयोग करते हैं। जिनका जो है कार्यालय में 3 कंप्यूटर है, जिनका उपयोग जो है कर्मचारी अक्सर क्या करते हैं, तो निम्नलिखित में से किस घंटे के दौरान कंप्यूटर का सबसे अधिक उपयोग किए जाने की संभावना है। देखिए कहते हैं 8 से 2 बजे, 10 से 4 और 12 से 6, ठीक। तो बोल रहा टाइमिंग क्या, किस बजे जो है सबसे अधिक करेगा, ये यहाँ देखते हैं। पहला क्या दिया हुआ है कि 8 से 2 बजे, ठीक, फिर 10 से 4 बजे, 12 से 6 बजे। एक हो गया कि 8 से 2, फिर हो गया कितना 10 से 4, फिर हो गया कितना 12 से 6। तो इसका जो बीच का जो टाइमिंग आप देख पा रहे हैं कि जो 12 बजे से कर रहा है, एक जो 8 बजे से 2 बजे के बीच में किया, एक कर रहा है कि 10 से 4 बजे के बीच में, एक कर रहा है कि 12 बजे से नहीं 2 बजे से है, अंतिम वाला 2 से न है कि 12 से, हाँ 12 से 6 बजे के बीच में, 12 से 6, ठीक। तो इसका जो टाइमिंग है जो 2 बजे से पहले करेगा, 2 बजे से पहले ही बिजी होगा। क्या है कि पहला बैच का जो है 8 बजे से 2 बजे तक ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा मान होना चाहिए जो इन तीनों के बीच में हो। तो 12 से यदि हम 2 का समय ले, 12 से 2 का समय, तो 12 से 2 का समय इसमें भी आ जाएगा, 12 से 2 का समय इसमें भी आ जाएगा और 12 से 2 का समय इसमें भी आ जाएगा, तीनों में आ रहा है। तो इसका कहने का मतलब है कि 12 से जो है 2 बजे के बीच का जो समय है, इसमें कंप्यूटर को अधिक लोड पड़ता होगा, अधिक व्यस्त रहता होगा। ये कौन ऑप्शन में है? 12 से 2 अपराह्न, 12 बजे से लेकर के 2 बजे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला में दिया हुआ है कि प्रश्न में कितने त्रिभुज हैं। आकृति दिया हुआ है, इस आकृति में पूछ रहा है कि कितने त्रिभुज हैं। आइए देखते हैं। देखिए पहले एक में देख लेते हैं कितना है ई वाला भाग में। एक तो ये पूरा हो गया, एक दो, एक ये पूरा तीन, इसमें तीन तो इसमें भी तीन, नहीं तीन उसमें हो गया तो इधर वाला में भी तीन और इधर वाला में भी तीन। इसका कितना तीन 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 छः, तीन नौ तीन 12, तो यही हो गया। ठीक, अब देखिए, अब मिटाते हैं फिर सबको। 12 हो गया उसमें, ठीक। अब आइए 12 ये हो गया, एक ये वाला बनेगा यहाँ से यहाँ तक, तो 12 एक 13, एक इसके विपरीत 13 एक 14। अब आइए 14 तो वहाँ हो गया। अब देखिए दूसरा, एक इधर से बनेगा 14 एक 15, एक इधर से बनेगा 15 एक 16। और कोई है? अब तो कोई नहीं बनेगा, तो 16 को बनेगा इसमें त्रिभुज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने आज के 25 क्वेश्चन को लगभग 41 मिनट में डिस्कशन किए हैं। आपको यह रीजनिंग का वीडियो आशा करते हैं कि अच्छा लगेगा। आप इसको अच्छा से समझ करके बनाइए और इसी टाइप के प्रश्न जो है पुनः आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।